हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जैविक खेती क्यों की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, जैविक खेती अपनाने की पद्धति क्या है, उससे रिलेटेड सावधानियां क्या हैं इत्यादि। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में ऐड कर रहा हूं, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। आज के इंटरव्यू में हम ये जानेंगे कि जैविक खेती में बीजोपचार कैसे किया जाता है, खाद की उर्वरक की क्या व्यवस्था की जाती है, कैसे उर्वरक दिया जाता है, कीट प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ एक छोटा सा जैविक प्लांट भी हम विजिट करने वाले हैं और जानने वाले बहुत सारी टेक्निकल जानकारियाँ। साथ ही साथ हम ये जानने वाले हैं कि जैविक खेती में अमावस्या और पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व होता है। मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ नई चीज़ें होंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इससे हमारी बहुत सहायता होती है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जैविक धान उत्पादन के लिए हम सीड सिलेक्शन कैसे करेंगे सर, क्या इसकी विधि होती है? जी, सीड लगाने से पहले हमको ये श्योर होना चाहिए, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें कहीं बीमारियां तो नहीं हैं। तो उसके लिए बहुत सारा विधि है। जैसे नमक से हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे इसको 17% घोल बनाते हैं। ये एक्यूरेसी हम मतलब एक्यूरेटली हम लोग नहीं जान पाएंगे कि 17% है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक अंडा लेते हैं, एक टैंक में पानी डालते हैं, उसमें अंडा डुबा के देखते हैं। अंडा अगर डूब रहा है तो अंडा भी सही है, और पानी भी तो खैर पानी नॉर्मल पानी है, ये क्लियर हो जाएगा। अंडा डूब रहा है तो अंडा सही है, ये वहाँ से पता चल जाएगा। अब उस अंडे को निकाल के उसमें नमक घोलते हैं। नमक को तब तक घोलते हैं जब तक अंडा ऊपर ना आ जाए। अच्छा। मतलब अंडा को फिर से डुबा के देखते हैं नमक घोलने के बाद। नमक तब तक घोलेंगे जब तक अंडा ऊपर ना आ जाए। तो ये 17% घोल बन जाता है नमक का पानी में। अच्छा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो धान हमारे पास जिसको हमारा बिजाई करना है, वो धान को उसमें डालते हैं। जो हेल्दी दाने होंगे वो डूब जाते हैं, और जो बदरा होगा वो तो ऊपर ही रहेगा, और जो कम हेल्दी या फिर थोड़े बहुत बीमारी से ग्रसित रहते हैं, जैसे लास्ट में बीमारियां लगी है, उसमें चिपक गई, तो वो सब ऊपर आ जाती है। इससे हमको एकदम प्योर बीज मिल जाता है। अच्छा, ये जैविक तरीका हो गया सर पूरा? ये जैविक तरीका हो गया। सीड अच्छा सीड, जैसे लोग सीड का कारोबार बहुत बड़ा है, लोग 500-500 रुपये केजी में सीड खरीदते हैं। जी। तो ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो वो 500 के बराबर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अच्छा सीड आपको मिल जाएगा। अच्छा, यानी कम लागत में हमको अच्छा सीड इस तरीके से मिल जाएगा आपको। अच्छा सर, ये इसके बाद जैसे नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया आती है, तो अपन फिर नर्सरी कैसे तैयार करेंगे सर इसमें? नर्सरी तैयार करने से पहले फिर से हमको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे आप बहुत सारा तरीका है, आप वेस्ट डिकम्पोजर से कर सकते हैं, एक बीजामृत आता है उससे ट्रीट कर सकते हैं। आप सूडोमोनास सबसे बेहतर रहता है ट्रीटमेंट के लिए। सूडोमोनास से करेंगे तो बहुत सारा डिसीज़ आने से रुक जाएगा। अच्छा। जैसे डिसीज़ 3-4 प्रकार से आता है। एक तो हवा से भी उड़ के आ जाता है, पहले से सॉइल में रहता है, और बह के भी आ जाता है। तो अगर आपके सीड के साथ सूडोमोनास है तो वो सारे डिसीज़ को कंट्रोल करेगा, और ये उसका ग्रोथ का भी काम करता है। अच्छा, तो नर्सरी तैयार करनी तो सूडोमोनास से हम तैयार आपको बीज को ट्रीट कर लीजिए, फिर खेत तैयार करके मचाई करके उसमें आप नर्सरी डाल सकते हैं। अब रोपाई की क्या पद्धति होनी चाहिए सर? जैसे हम लोगों ने अब नर्सरी तो तैयार कर लिया, अब रोपाई की पद्धति क्या होगी सर? रोपाई सर 2 तरीके से होता है। एक तो मैनुअल होता है और दूसरा मशीन से होता है। तो मशीन से तो हम लोग नहीं किए, हम लोग मैनुअल किए हैं। तो जैसे नर्सरी हम जिस दिन डालते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाता है सीड। वो लगभग 6 इंच के आसपास हाइट आ जाती है। उसका हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेबरों के माध्यम से। अच्छा, यानी बहुत कुछ कठिन तरीका नहीं है, जो पारंपरिक तरीके से अपन तरीके से जो रोपाई होती है वैसी रोपाई करना है। किसी भी फसल में क्या है, बीमारी सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उत्पादन की क्षमता को भी वही कम करता है। तो जैविक पद्धति से हम ये डिजीज़ मैनेजमेंट या बीमारियों की रोकथाम कैसे कर पाएंगे सर? सर, बीमारियों की रोकथाम के लिए अलग अलग पद्धति में अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे कुछ लोग जीवामृत को ही हर हफ्ते चलाते हैं, तो उससे बीमारियाँ नहीं आती। और 10 पर्णी अर्क बनाते हैं, ये कीड़े और बीमारी दोनों के लिए काम आता है। सर, इस बार मैंने क्या किया है, मैंने गौ कृपा अमृतम का यूज़ करता हूँ मैं। जी। और इसमें हम लोग एक चीज़ ऐड किए हैं, सूडोमोनास।
गौ कृपा अमृतम और स्यूडोमोनास दोनों का यूज़ करने से हमें लगभग सारी बीमारियों में हम कंट्रोल कर पाए इस बार। सर ये हम कीट नियंत्रण या पेस्ट कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये कैसे कर पाएंगे सर जैविक खेती में? हमने फंगस और बैक्टीरिया का सहारा लिया पेस्ट कंट्रोल के लिए। जी, हर साल हमारा मतलब ऑनेस्टली बोला जाए तो पेस्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इस बार हमने 3 प्रकार का फंगस और एक बैक्टीरिया का यूज़ किया है। वो फंगस जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम एनेप्सिली है और वर्टिसिलियम विल्ट है। ये तीनों फंगस है और एक बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये बैक्टीरिया है। ये 4 चीज़ों का ये हमने यूज़ किया पेस्ट कंट्रोल के लिए। अच्छा सर, तो ये जो बैक्टीरिया या फंगस आप बोल रहे हैं, क्या इसको खेतों में डालने का कोई निर्धारित समय तरीका ये कुछ होता होगा सर, वो बताएंगे? जी, इसमें सर पारंपरिक तरीके में हम अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हमें कीट नियंत्रण करना है या बीमारियों का रोकथाम करना है तो अमावस्या के 2 दिन पहले, अमावस्या और उसके 3 दिन बाद, ये 6 दिन का हमें समय मिलता है। अगर इस 6 दिन में हम स्प्रे करते हैं जी, तो हमें लगभग 100% रिजल्ट मिलने का चांस रहता है। अच्छा, क्योंकि ये टाइमिंग रहता है नेचुरली जिस समय इन लोग अपना ब्रीडिंग करते हैं। ये फंगस भी इस समय ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और कीट तो बहुत ज़्यादा इसी समय ब्रीडिंग करते हैं अपना। इस समय ब्रीडिंग करने के लिए वो बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं उस समय आप स्प्रे करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है सर काफ़ी इससे। और पूर्णिमा के 3 दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और 2 दिन बाद, इस समय ग्रेविटी बहुत हाई रहती है हमारी, मतलब ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, ऐसा बोलते हैं। हम कोई साइंटिस्ट नहीं है लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो इस समय हम कोई भी न्यूट्रिएंट अगर डालते हैं, खाद फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं तो उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसका भी इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता बढ़ जाती है सर। मैक्सिमम हम उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, यानी कि अगर अपने को बीमारी की रोकथाम या कीटनाशक डालना है तो अमावस्या, और यदि अगर हमको ये पोषक तत्व डालने हैं, उर्वरक डालना है तो पूर्णिमा उसके लिए सर। सर ये जैसे हमको जैविक खेती करनी है धान इत्यादि की, तो इसके लिए खाद या उर्वरक का मैनेजमेंट हम कैसे करें सर? किस तरह से हमको इसके लिए करना चाहिए, थोड़ा बताइए सर प्लीज़। सर इस बार मैंने प्रोम तैयार किया था। ये प्रोम जैसे हम लोग रॉक फास्फेट होता है, उसका गोबर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। 1 रेशियो उसका रॉक फास्फेट रहता है, 3 रेशियो गोबर रहता है। इसको 2 महीने तक हम लोग मिक्स करके रखते हैं और उसमें जीवामृत हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया या गौ कृपा अमृतम, ये सब डाल करके रखते हैं, जिससे मतलब रॉक फास्फेट एक्चुअल में सर अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता। जो पत्थर के चूरे में 20% तो रहता है लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता। उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए हमको ये प्रक्रिया करना पड़ता है। इससे जो खाद बनता है उसको हम लोग प्रोम बोलते हैं। फिर इसका उपयोग हम लोग खेतों में डायरेक्ट रोपाई के पहले कर देते हैं। इसके अलावा सर हमने खाद के रूप में गार्बेज एंजाइम तैयार किया था। गार्बेज एंजाइम वेजिटेबल वेस्ट होता है, वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट, उसमें गुड़ और पानी से हम लोग तैयार करते हैं इसको। ये हमारा न्यूट्रिएंट, बहुत सारा न्यूट्रिएंट, ये मेनली ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमें इसमें सहायक होता है। उर्वरक का सही उपयोग के लिए ये मतलब उसमें सहायक होता है। सर इसमें वो छाछ वगैरह क्या इत्यादि का भी कुछ अपन इस्तेमाल करते हैं क्या सर? जी, हम लोग ताम्रयुक्त छाछ का उपयोग करते हैं। जो एक उर्वरक का तो काम करता ही है, प्लस ये फंगिसाइड का भी काम करता है। अच्छा जी। और हम लोग कंडे से और ह्यूमिक एसिड बनाते हैं। जी, उसका उपयोग किए थे। सर जैसे आप बता रहे हैं हमको कि ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद आप तैयार करते हैं और ये जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो सर प्लीज़ हमें बताइए कि ये कहाँ तैयार करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो थोड़ा सा हमें प्लीज़ दिखाइए। जी, हमारा ये यहाँ पे एक रूम है, यहीं पे हम जो भी चीज़ तैयार करते हैं इस रूम में तैयार करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कुछ 10-11 हज़ार लीटर की ये टैंक आपने बना रखा है, तो इसमें क्या उत्पाद है, आप कैसे बनाएं और इसमें क्या क्या अभी डला हुआ है, ये सर थोड़ा हमें बताइए सर प्लीज़। ये 200 लीटर का ड्रम है, इसमें हम लोग गौ कृपा अमृतम बनाते हैं। अभी जितनी भी प्रकार के मैंने बैक्टीरिया और फंगस का उल्लेख किया, सारे चीज़ों को पहले इसी तरीके से 200 लीटर के ड्रम में बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास 10,000 लीटर का टैंक है,
उसमें सारी चीज़ों को डालते हैं और फिर वहाँ कुछ और प्रक्रिया करते हैं। सर आइए, जैसे ये हमारा 10,000 लीटर का टैंक है, इसमें सबसे पहले हम लोग गौ कृपा अमृतम को डालते हैं और उससे पहले इसमें ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमारा ग्रोथ कम आ रहा है तो हम लोग इसमें ह्यूमिक एसिड भी तैयार करते हैं। जैसे ये आपको बोरियों में दिख रहा है, ये कंडे हैं, इनको हम लोग 4 दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं तो ये ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जो स्प्रे के काम आता है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काम आता है। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बीटी, बैसिलस thuringiensis के बारे में बताया, वर्टिसिलियम के बारे में बताया, ब्यूवेरिया बताया, मेटाराइजियम बताया, ये भी 200 लीटर के ड्रम में अलग से तैयार करते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं। जैसे इधर सारी जो ड्रमें दिख रही है उसमें ये सारी चीज़ें पहले हम लोग तैयार करते हैं। सारी चीज़ें जैसे ब्यूवेरिया हो गया, मेटाराइजियम हो गया, बैसिलस thuringiensis हो गया, वर्टिसिलियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, ये हम इन सारे ड्रमों में पहले तैयार करते हैं। उसका हमारे पास कल्चर रहता है मार्केट का, उस कल्चर का इस टैंकों में डाल के, पानी डाल के और उसमें गुड़ डाल के हम लोग उसको ग्रो करते हैं। फिर उन सारी चीज़ों को इस टैंक में डालते हैं। फिर उसका ये एसटीपी है हमारा, इस एसटीपी के माध्यम से पूरे खेतों में स्प्रे करते हैं। सर ये आपकी इतनी अच्छी टेक्निकल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस छोटे से टेक्निकल फार्म का आपने विजिट कराया सर हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे इस छोटे से वर्क को लोगों के सामने ला रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि लोग भी इसमें आगे आएँ और जैविक खेती अपनाएं। ठीक सर, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हों। धन्यवाद। जय हिंद।